हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। अपन एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। जी, ये जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक ऑप्शन का। तो पूरी सीरीज आपको देखनी है, मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी कैंडिडेट है वो जुड़ सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस? निम्न में से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2007, ऑफिस 2005 या फिर ऑफिस 365 यानी ऑफिस 365। कौन सा नहीं है? आपको ऑप्शन देखिए, जो भी आपको सटीक आंसर लगे उसका ऑप्शन कमेंट में टाइप करना है आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑफिस 2005। बाकी सब ये जो एमएस ऑफिस के वर्जन से ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2007, ऑफिस 365, ये सभी एमएस ऑफिस के वर्जन है। ऑफिस 365 कौन सा? 365, जो कि लेटेस्ट वर्जन है 2019 का, जिसका दूसरा नाम है ऑफिस 2019 यानी एमएस ऑफिस 2019। और एक्सपी जो काफ़ी पुराना वर्जन है, और इस एक्सपी नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है जिसका नाम है विंडोज़ एक्सपी, और एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कौन कौन से वर्जन होते हैं एमएस ऑफिस के? ऑफिस 2003, ऑफिस 98, ऑफिस 2007 हो गया, 10 हो गया, 2013, 16, 19 यानी 365 दूसरा नाम है 2019 का। तो ये सब एमएस ऑफिस के वर्जन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? सिंपल क्वेश्चन है, पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सेकंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी कह रहा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर ऑप्शन डी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ क्या होता है? एक तरह का फाइल फॉर्मेट होता है जो कि डॉक्यूमेंट को सेव करने, एडिट करने के लिए यूज़ होता है। जो कैसा डॉक्यूमेंट होता है? पोर्टेबल, यानी उस डॉक्यूमेंट को कहीं दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हो दूसरे सिस्टम में। तो ये पीडीएफ तो आपने काम लेते होंगे डेली यूज पे, तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको आनी चाहिए और एग्जाम में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेड? निम्न में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। इनमें से क्या एक चीज़ है ऐसी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में होती थी? तो आपका ऑप्शन दे रखा आपके पास, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आईसी, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, या फिर ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कंपोनेंट था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कंपोनेंट था। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक कोर होता था दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, स्टोरेज के लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं काफ़ी। तो वैक्यूम ट्यूब इसका आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी? निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? आपके पास ऑप्शन दे रखा है डबल ईपी रोम, ऑप्शन बी ईपी रोम, ऑप्शन सी डी रैम, या फिर ऑप्शन डी
पी रोम। तो वोलेटाइल आपको मीनिंग आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर है जो कर पाओगे। वोलेटाइल का मतलब होता है जब भी सिस्टम का पावर ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और पावर ऑफ हो जाता है सिस्टम, तो जिस मेमोरी में डेटा रखा हुआ जाता है वो मेमोरी वो डाटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाने के बाद, तो उसे वोलेटाइल बोलते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी जो वोलेटाइल होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी रैम। डी रैम, या फिर आपको ऑप्शन डायरेक्ट दे देगा रैम, तो भी वो वोलेटाइल होगी। रैम जितने प्रकार की आती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी रैम में रखा हुआ डेटा इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में, पावर कट हो जाने के बाद में डेटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। आपको पता नहीं यहाँ पे EEP की फुल फॉर्म, EEP रोम की फुल फॉर्म, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है EEP रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी जो के माध्यम से इसको इरेज किया जाता है, या फिर लेज़र किरणों के माध्यम से इरेज किया जाता है, लेज़र बीम या फिर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। फिर आता है EEPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज करने के लिए UV रेज का इस्तेमाल किया जाता है। UV रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, किरणें होती है, उसके माध्यम से इसको इरेज किया जाता है, किसको? EEPROM को। फिर आती है डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपके ऑप्शन यही है और आपको बताना है निम्न में से कौन सी मेमोरी है ऐसी है जिसको प्रति मिली सेकेंड बार बार रिप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार रिप्रेस करना पड़ता है पर मिली सेकेंड में। तो कौन सी मेमोरी हो जाएगी इनमें से? वो हो जाएगी आपकी डी रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बार बार रिप्रेस करने की ज़रूरत होती है। जो रैम के कितने टाइप हो गए? 2 होते हैं रैम। कौन कौन से? एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम की फुल फॉर्म। तो एस रैम है जिसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो फास्ट होती है किसके कंपैरिजन में? डी रैम के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें? तो कौन सी मेमोरी हो जाएगी वो? ये ऑप्शन आपके सामने, वो हो जाएगी PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको कौन सा मल्टी यूज़र। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी मैक OS, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी डॉस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई यूज़र है जो उसको ऑपरेट कर सकते हैं सिस्टम। विंडोज़ किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS है जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो आगे आएगा क्वेश्चन उसमें बताऊंगा मैं, ये थोड़ा डिफरेंट है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आ गया आपका, MS-DOS इज ए डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर यूज़र फ्रेंडली। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे है आपका कमांड लाइन है, कमांड यूज़र इंटरफेस, CUI।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MS DOS किस प्रकार का है, CUI बेस्ड पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कमांड यूजर इंटरफेस। वहाँ पे आपका जो है ये एनिमेशन वगैरह आइकन वगैरह ये नहीं दिखते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS में। डायरेक्ट वहाँ पे कमांड देनी होती है, उसका कमांड को प्रोसेस करके वापस वो आपको आउटपुट देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS DOS एक कमांड यूज़र इंटरफेस है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपके सामने कौन सा होगा, यूनिक्स एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रेलवे रिजर्वेशन हो गया, इन सब में यूज़ होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सा, मैक OS, एंड्रॉयड, विंडोज़, ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यूज़र फ्रेंडली जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होंगे GUI वही आपके यूज़र फ्रेंडली होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटर पे एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बताइएगा आंसर इसका। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी चेन प्रिंटर। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कौन सा, लेजर प्रिंटर। प्रिंटर जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जिनमें जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसमें हैमर का यूज होता है, हैमर का, और ये पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें किसी प्रकार का हैमर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है आपका लेजर प्रिंटर, और बाकी सब इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये तीनों पुराने टाइप के जो प्रिंटर होते थे। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें हैमर का यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 इज ए की इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। इनमें से कौन सा एक टॉगल की का उदाहरण है, टॉगल की कौन सी है इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी स्क्रॉल लॉक, ऑप्शन डी एस्केप की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉल लॉक। टॉगल की और आपकी मॉडिफायर कीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछे जाने वाले यहाँ से क्वेश्चन कीबोर्ड में से। तो टॉगल कीज कौन कौन सी होगी, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और आपका नंबर लॉक। जहाँ जहाँ जिन जिन की के नाम के आगे लॉक लगता है, लॉक उसका वो की होगी आपकी टॉगल कीज। टॉगल का मतलब ही लॉक ही होगा आपका, जिसको ऑन करने या ऑफ करने पर अलग अलग टास्क होते हैं। जैसे स्क्रॉल लॉक ऑन कर दिया आपने तो आपकी जो ब्राउजिंग करते हो या फिर कोई PDF रीडिंग करते हो तो स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे, वो आपका लॉक हो जाएगा, वो नहीं होगा। जैसे अपन कैप्स लॉक प्रेस कर दिया तो आपका ऑन कर दिया तो जो भी आप टाइप करोगे तो आपका कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा, इस प्रकार से। और मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होगी, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये तीनों कीज आपकी कहलाती है मॉडिफायर कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहाँ बताना है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। यहाँ पे बताना आपको नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन बताना है। और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ये, ऑप्शन ए डॉट डॉक, ऑप्शन बी डॉट टेक्स्ट, ऑप्शन सी डॉट PDF या फिर ऑप्शन डी डॉट XLSX। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, नोटपैड का एक्सटेंशन होगा वो है डॉट TXT किसका, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। चलो तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता हूँ मैं, निम्न में से कौन सा एक
MS वर्ड का एक्सटेंशन है। MS वर्ड का एक्सटेंशन बताना आपको, तो कौन सा हो जाएगा, .doc। PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अभी बताया था। यहाँ से एक्सेल का, तो एक्सेल का हो जाएगा अपने XLSX। ये MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन यहाँ से हो जाएगा आपका .XLSX। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन एक्सेल विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी इंसर्टेड। एक्सेल में इनमें से कौन से चार्ट है वो डाले जा सकते हैं। एक्सेल में चार्ट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से चार्ट डाले जा सकते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या फिर ये सभी, यानी ऑल दो अबव। तो कौन से चार्ट डाले जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल दो अबव, यानी ये सब चार्ट MS एक्सेल में डाले जा सकते हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, और भी चार्ट होती है जैसे पाई चार्ट, ये सब चार्ट हो जो एक्सेल के चार्ट विजार्ड से चार्ट डाले जा सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब से चार्ट डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। निम्न से आपको बताना है कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पे एक टर्म आई है क्लाउड स्टोरेज, तो क्लाउड स्टोरेज का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से बताना है। ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ऑल द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। ड्रॉपबॉक्स भी है, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज कौन सा होता है, जहां अपन फाइल अपलोड करते हैं और वो आपकी सर्वर पे रहती है, वहाँ पे आपका एक अलग आपके लिए स्टोर होता है। जैसे गूगल आपको दे रहा है हर अकाउंट पे 15 GB तक का फ्री स्टोरेज, तो वहाँ आपका 15 GB का स्टोरेज आपके ID पे रिजर्व हो जाता है, और वहाँ आप कितनी भी 15 GB तक की फाइलें अपलोड कर सकते हैं, और फिर वापस से आप जहाँ भी ज़रूरत पड़े आपको वापस डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये गूगल का। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जो विंडो 10 में इनबिल्ड होता है। ड्रॉपबॉक्स भी इसी प्रकार से एक क्लाउड स्टोरेज होता है। तो ये सब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉट 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 ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। निम्न के ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम है जो लाइन बाय लाइन, लाइन दर लाइन ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है, बताइए। ऐसा कौन सा जो प्रोग्राम है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। आपके सामने ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या फिर लोडर। तो कौन सा हो गया ट्रांसलेटर, कौन कौन से इसमें से ट्रांसलेटर दो है, जिसमें से एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज HLL में लिखा हुआ होता है, उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। एक लाइन कोड की टाइप की हुई है उसको करेगा ट्रांसलेट, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन, इस प्रकार से। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो पूरे एक साथ पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, किसमें कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इनमें से ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है आपके सामने असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या फिर CPU। तो इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो आपके असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा
प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेटर का काम करता है। जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कोड लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं मेमोनिक्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज़र से इंटरफेस करने के लिए हेल्प करता है। कंपाइलर अभी आपने बताया ट्रांसलेट करने का काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को एक साथ है। सीपीयू मतलब सीपीयू की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन। कैश मेमोरी होती है किन दो के बीच में कार्य करती है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए रैम और रोम के बीच में, ऑप्शन बी सीपीयू या सीपीयू और रोम के बीच में, ऑप्शन सी में दे रखा सीपीयू और डिस्क के बीच में, या फिर ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो कैश मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू और किसके बीच में काम करती है? सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। यहाँ आपका ऑप्शन नहीं है, मिसमैच हो गया थोड़ा, तो ऑप्शन डी में कर लीजिए, रोम की जगह रैम। सीपीयू और रैम के बीच में आपकी यहाँ कैश मेमोरी काम करती है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच में यानी माइक्रो प्रोसेसर के बीच में जो काम करने वाली मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी यहाँ से आपको बतानी है, पहचाननी है। तो आपके सामने ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डीवीडी, कैश मेमोरी या फिर स्टैटिक रैम। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने बताया था, वो आ जाएगा आपका कैश मेमोरी। इनमें से जो सबसे फास्ट मेमोरी हो जाएगी वो हो जाएगी कैश मेमोरी। अगर आपके सामने एक और ऑप्शन हो यहाँ पे, हार्ड डिस्क को हटा के मैं रजिस्टर कर दूं, अब यही आपके सामने क्वेश्चन सेम है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर जो कि एलयू में मेमोरी होती है, सीपीयू में जो सबसे फास्ट होती है, उसके बाद में कैश मेमोरी होती है, उसके बाद में स्टैटिक रैम, उसके बाद में डायनेमिक रैम, फिर रोम। इस तरह से ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आपको बतानी है एनियाक की फुल फॉर्म। एनियाक जो कि एक क्या था? ये था। तो ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर ऑप्शन डी के इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह आपका एनिया की फुल फॉर्म हो जाती है और एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली फुल फॉर्म होती है। और या कई स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर की जगह कैलकुलेट भी करके आ जाते हैं, वो रॉन्ग है क्वेश्चन। तो एनिया की फुल फॉर्म ये होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट into which you enter data in Excel is called। किसी वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी एक्सेल सीट में जहां आप डेटा को इनपुट करते हैं, जो एक बेसिक यूनिट होती है एक्सेल की वर्कशीट की, उसको क्या बोलते हैं? टैब, सेल, बॉक्स या फिर रेंज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। सेल यानी कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल। इंटरसेक्शन बिटवीन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। ये आपको ध्यान रखना है।
रेंज किसे बोलते हैं? जैसे सेल है कोई A1 और यहाँ आपको ले लेते हैं B5, तो A1 से लेकर B5 तक ये आपकी सेल है, इसको बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट टू योर स्लाइड देन गो टू। यदि आप अपनी स्लाइड में एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, सम्मिलित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे स्लाइड की बात कर रहा है, तो कौन से एप्लीकेशन की बात कर रहा है वो? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, यानी वो पीपीटी की बात कर रहा है, पावर पॉइंट की बात कर रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, होम पे जाके आप चार्ट जाएंगे, इंसर्ट चार्ट पे, या फॉर्मेट चार्ट पे, या फिर टेबल चार्ट पे। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर चार्ट का ऑप्शन चुनेंगे तो आपका चार्ट का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में। तो MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? PPTX और PPTB होता है, लेकिन MS ऑफिस 2013 और उसके जो पुराने वर्जन थे उनमें .ppt का यूज़ होता था, और 2007 और लेटेस्ट वर्जन उनके लिए .pptx का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। MS वर्ड है जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड है जो किसका पार्ट है? MS ऑफिस का, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको यहाँ बताना है आपको पावर पॉइंट किस प्रकार का है, प्रेजेंटेशन। एक्सेल किस प्रकार का है, तो फिर वहाँ पर आपका आंसर आएगा स्प्रेडशीट। आपके लिए और क्वेश्चन, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होते हैं? डिवाइस ड्राइवर, तो वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, वैन, पेन, मैन, और डी ऑप्शन कर लीजिए आप, यहाँ दिख नहीं रहा है, लेन। तो 4 ऑप्शन हो गया आपके सामने, वैन, पेन, मैन और लेन। तो ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पेन का। आप देखिए ये होते क्या है, लैन, वैन, पेन। इसकी फुल फॉर्म तो कम से कम आपको आनी चाहिए। वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, जो इंटरनेशनल नेटवर्क्स होते हैं उनको। और जो पेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और मेन की जो फुल फॉर्म होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक सिटी होती है, उस सिटी के अंदर या फिर आपको एक जो लिमिटेड एरिया होता है उसमें आपका जो नेटवर्क एस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है मेन। और लेन, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आमतौर पर एक ऑफिस या कॉलेज या स्कूल इस लिमिटेड एरिया में नेटवर्क को एस्टेबलाइज करने के लिए लेन का यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप ये पूरा सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस सेशन को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।